फेसबुक लाइव के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये हमारा एपिसोड नंबर 21 है। आज हमें काइफोसिस के बारे में बात करनी है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि काइफोसिस होता क्या है। काइफोसिस इज एन एक्साग्रेटेड काइफोटिक कर्व। जो ये जो कर्व होता है इसको हम काइफोटिक कर्व बोलते हैं। अगर ये थोड़ा सा बाहर निकल जाए, है ना, तो थोड़ा बाहर की तरफ आ जाए तो हम इसको मतलब काइफोसिस बोलते हैं। ये मेनली थोरेसिक रीजन में होता है। काइफोसिस के बारे में थोड़ा और बात करें तो काइफोसिस आल्सो नोन एज राउंड बैक, हम इसको राउंड बैक बोल सकते हैं, हच बैक बोल सकते हैं, इज ए कंडीशन इन विच द स्पाइन इन द अपर बैक हैज इन एक्सेसिव कर्वेचर। क्लियर है? इफ यू हैव काइफोसिस you may have a visible hump on your upper back from the side। अगर हम साइड से देखें, your upper back may be noticeable rounded or protruding। क्लियर है? काइफोसिस कैन लीड टू एक्सेस प्रेशर ऑन द स्पाइन। जब काइफोसिस किसी को हो जाता है तो उससे उसकी वजह से आपको एक्सेस प्रेशर ऑन द स्पाइन हो सकता है, जिसकी वजह से पेन हो सकता है। इट में आल्सो लीड टू ब्रीथिंग डिफिकल्टी ड्यू टू प्रेशर पुट ऑन द लंग्स। इसमें आपको थोड़ी ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, जिसकी वजह जो लंग्स में प्रेशर आने की वजह से हो सकती है। ये मैंने एक पिक्चर लिया है जिसमें कंप्रेशन फ्रैक्चर का पिक्चर है। ये कि ये जो काइफोटिक कर्व जो होता है यहाँ पर मोस्टली हम देखते हैं कि यहाँ पर कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाता है। यानी जो है एक्चुअली कोई चोट नहीं लगती है, ये चोट मतलब कोई इंजरी की वजह से नहीं है, ये अपने आप भी हो जाता है कंप्रेशन फ्रैक्चर। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि किसी वजह से कैल्शियम डेफिशिएंसी है इस वाली वर्टिब्रा में, और जब इसने थोड़ा सा प्रेशर दिया तो आपको यहाँ कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाता है। जिसका एक पिक्चर ये भी लिया मैंने कि ये जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बीच वाली वर्टिब्रा है, तो इसका थोड़ा इसके बारे में पढ़ें। ये क्या है? वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर, जिसको हम VCF बोलते हैं, occurs when the bony back और vertebral body in the spine collapse। जब आपकी जो वर्टिब्रल स्पाइन जो है वो कोलैप्स कर जाती है तो इसको हम VCF बोलते हैं, यानी वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर उसको बोलते हैं। विच कैन लीड टू सीवियर पेन। इसकी वजह से आपको सीवियर पेन हो सकता है, डिफॉर्मिटी एंड लॉस ऑफ हाइट हो सकती है आपकी। दीज फ्रैक्चर मोर कॉमनली अकर इन द थोरेसिक स्पाइन। ज़्यादातर ये थोरेसिक स्पाइन में होता है। द मिडिल पोर्शन ऑफ द स्पाइन, जो सबसे उभरा हुआ पोर्शन होता है, वहां पर इसका हो सकता है, स्पेशली इन द लोअर पार्ट। यानी कि ज़्यादातर हम देखते हैं C12 पे, मैंने ये थोरेसिक 12 पे देखा है, थोरेसिक 11 पे देखा है, और 7-8 कहीं पर भी हमें ये कंप्रेशन फ्रैक्चर हो सकता है। अगर मैं TCM के ट्रीटमेंट की द्वारा बात करूं आपसे, तो काइफोसिस का रीजन तो अननोन है, मतलब हमें नहीं पता है कि काइफोसिस होता क्यों है। पर्सन हु इज हैविंग लंग्स की डेफिशिएंसी, ये मेरा सोचना है कि पर्सन हु इज हैविंग लंग्स की डेफिशिएंसी, हिज कर्वेचर में बी चेंज एंड काइफोसिस अकर्स। जिसको लंग्स की डेफिशिएंसी होती है उसका जो कर्वेचर है, जो थोरेसिक कर्वेचर, वो चेंज हो सकता है और उसको काइफोसिस हो सकता है। मैंने देखा है, इट सीम्स मैनी ऑफ द लंग्स TB पेशेंट, कि बहुत सारे लंग्स TB के पेशेंट को देखा है जिनको काइफोसिस बाद में हो जाता है। आई हैड सीन इन एस्थमेटिक पेशेंट टू, मैंने ऐसे बहुत सारे अस्थमा के पेशेंट देखे हैं जिनको काइफोसिस हुआ रहता है, मोस्टली इन द कार्डिक अस्थमा पेशेंट। जो कार्डिक अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये उनको काइफोसिस होता है। तो अब हम अगर इसकी बात करें कि उसका बेस कोज क्या हुआ, तो बेस कोज हमारा हुआ लंग्स की डेफिशिएंसी और हार्ट की डेफिशिएंसी। यानी कि लंग्स की डेफिशिएंसी उस एरिया में जो हमारा थोरेसिक स्पाइन है, थोरेसिक स्पाइन में दो ऑर्गन होते हैं, लंग्स और हार्ट, इन दोनों में अगर की डेफिशिएंसी है तो आपको काइफोसिस हो सकता है। ठीक है ना? तो लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट है LU7, LU9, CV6, यूरिनरी ब्लैडर 13, गवर्निंग वेसल 12, स्टोमक 36, इनको हम टोन करते हैं। और हार्ट की डेफिशिएंसी के जो पॉइंट है वो है P6, H5, CV6, CV17, UB15, इनको भी हम टोन करते हैं। दैट इज द बेस ट्रीटमेंट, ये बेस ट्रीटमेंट है। फर्स्ट वी ट्रीट द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वन बाय वन, देन वी टोन द हार्ट एंड लंग्स। मगर पहले हम क्या करेंगे, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उसको कुछ सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम्स होती है, तो पहले हम उनको ट्रीट करेंगे, उसके बाद हम बेस का ट्रीटमेंट करेंगे।
जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ कि जैसे लंग्स की डेफिशिएंट किसी को है, जब उसमें फूड की जाती है, यानी कि जब लंग्स में फूड की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो क्या होता है, वहाँ पर रिटेन कर जाती है, फूड की रिटेन कर जाती है, जबकि लंग्स जब डेफिशिएंट है तो लंग्स क्या 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 करता है, फूड की को जो जो खाने के द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा है, फूड की जिसको बोलते हैं, वो पूरे शरीर में जो है वो स्प्रे कर देता है, जो लिक्विड होता है उसको पूरे शरीर में जो है स्प्रे कर देता है लंग्स, जिससे कि हमें डिफेंसिव की प्राप्त होती है। इसके बारे में अगर मोर डिटेल आपको मालूम करनी है तो आपको हाउ टू डायग्नोज वाले चैप्टर में जाना चाहिए, यानी कि वो क्लास आपको अटेंड करनी चाहिए, तो जहाँ पर मैं ये पूरा डिटेल में बताता हूँ। अभी हम एक छोटे टॉपिक पे चल रहे हैं तो इस पर बहुत डिटेल नहीं बताया जा सकता। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, लंग्स की अगर डेफिशिएंट है तो वहाँ पर फूड की रिटेन कर जाती है, जिसकी वजह से आपको ब्रोंकाइटिस, नमोनिया हो सकता है और टीबी भी हो सकता है। इट कैन कंप्रेस योर स्पाइन, और इसकी वजह से आपकी स्पाइन में कंप्रेशन आ सकता है और उसकी वजह से आपको कंप्रेशन फ्रैक्चर हो सकता है। तो अब जैसे ब्रोंकाइटिस और नमोनिया का हम ट्रीटमेंट करते हैं वो होता है लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय ह्यूमिड फिल्म। तो ये ट्रीटमेंट होता है हमारा लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय ह्यूमिड फिल्म, ये हमारा ब्रोंकाइटिस का और नमोनिया का ट्रीटमेंट है। अब आपको मैं कंप्रेशन फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट करके बता रहा हूँ इसे। अभी ये पहले कभी ब्रोंकाइटिस हुआ है, पहले कभी निमोनिया है हुआ है, लेकिन अभी आपके पास पेशेंट जो है वो कंप्रेशन फ्रैक्चर का है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय ह्यूमिड फिल्म से, जिसका पॉइंट हो गए P6, LU1, LU5, LU7, स्टोमक 40, यूरिनरी ब्लैडर 13, कंसप्शन वेसल 9, कंसप्शन वेसल 17 एंड कंसप्शन वेसल 22। इनको तो हम सिडेट करेंगे और CV12 और UB20 को हम टोन करेंगे। ये हमारा लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय ह्यूमिड फिल्म का ट्रीटमेंट है। दूसरा एक और है, जब ये कभी कभी हमें बिल्कुल भी कफ हमारी नहीं है तो हम इसको भी हम दे सकते हैं कि लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय फिल्म हीट। जब ये बहुत दिनों तक ब्रोंकाइटिस या नमोनिया रहता है तो वहाँ पर जो है हीट क्रिएट हो जाती है, तो हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय फिल्म हीट। एक्चुअली ये हम ट्यूबरकुलोसिस में इस ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं। तो वो ट्रीटमेंट क्या है, LU1, LU5, LU7, LU10, LI4, LI11, यूरिनरी ब्लैडर 13, स्टोमक 40, इसको हम सिडेट करेंगे और CV12 को हम टोन करेंगे। तो ये हम एक हमारा ट्रीटमेंट है जो लंग्स डेफिशिएंसी के बाद ये हुआ है। तो पहले हम लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय ह्यूमिड फिल्म या लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय फिल्म हीट का हम ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद जब ये ट्रीटमेंट हो जाएगा, काइफोसिस आपका कम हो जाएगा, उसके बाद हम लंग्स की डेफिशिएंसी को ट्रीट करेंगे। दूसरा एक चीज़ और है, मैंने आपको बताया था कि कार्डिक अस्थमा भी हो सकता है जिसकी वजह से हमें काइफोसिस हो सकता है। तो कार्डिक अस्थमा के लिए हम क्या करते हैं, हार्ट की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करते हैं और साथ में एलर्जी डीजेनरेशन मेरिडियन के पॉइंट भी हम लगाते हैं। तो वो मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, P6, H5, CV6, CV17, UB15, ये हमारा हार्ट की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट है। साथ में हमें ऐड करना होगा AD1, AD1B, AD2, AD3, LU10D, LU11, लीवर 13 और SP10, इन पॉइंट को भी हम ऐड करेंगे तो हमारा ये कार्डिक अस्थमा का ट्रीटमेंट हुआ। जब हमें कार्डिक अस्थमा थोड़ा ठीक हो जाएगा तो हमारा काइफोसिस ठीक हो जाएगा। क्लियर है? ये तो मैंने आपको बताया TCM के एस्पेक्ट से। अब कुछ लोग जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जानते हैं तो वो काइफोसिस का ट्रीटमेंट उनको पता है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि उसमें क्या करते हैं हम, बोथ मिडिल फिंगर ऑल ज्वाइंट, दोनों हाथ की जो मिडिल फिंगर है उसके दोनों ज्वाइंट, मतलब सारे ज्वाइंट पे तीनों ज्वाइंट होते हैं, जिसको मैं अपर ज्वाइंट, मिडिल ज्वाइंट, लोअर ज्वाइंट बोल सकता हूँ, या वात, पित्त और कफ ज्वाइंट बोल सकता हूँ। उन तीनों ज्वाइंट पे हम 360 टोन 459 सीडेट के पॉइंट लगाएंगे। जो नहीं जानता है तो कोई बात नहीं, मैं उसको दूसरा ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। दूसरा, इसके साथ ही हम बोथ रिंग फिंगर, वात ज्वाइंट एंड पित्त ज्वाइंट, अपर और मिडिल ज्वाइंट पे हम 360 टोन 459 सीडेट लगाएंगे। बोथ इंडेक्स फिंगर पे एक कफ ज्वाइंट होता है जो सबसे नीचे वाला ज्वाइंट होता है, उस पर 360 टोन 459 सीडेट हम लगाएंगे। जब हम ये ट्रीटमेंट लगाएंगे तो इससे क्या होगा, ये पूरा थोरेसिक एरिया, क्योंकि ये पिक्चर अगर आप देखो तो ये मैंने आपको ये पिक्चर दोबारा दिखाई है, पहले मैं इसको बता चुका हूँ, स्पाइनल नर्व का मैं डिवीजन बता चुका हूँ। तो ये जो मैंने जहाँ पे आपको निशान बनाए हैं, ये पीले रंग के निशान बनाए हैं, वहाँ वहाँ मुझे वो पॉइंट लगाने हैं। क्लियर है? पर्सन हु इज नॉट फैमिलियर विद द आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, दे कैन अप्लाई मेथी सीड, मेथी की पट्टी बना सकते हैं, और इन्हीं ज्वाइंट पे जो है, जो मैंने आपको बताया है, कौन सा, मिडिल फिंगर के तीनों ज्वाइंट दोनों हाथ की, रिंग फिंगर के अपर, रिंग फिंगर का जो ज्वाइंट है अपर और मिडिल ज्वाइंट,
और एक जो इंडेक्स फिंगर है उसका जो नीचे का जॉइंट है, इन पे हम मेथी की पट्टी लगाएंगे, है ना। टीसीएम ट्रीटमेंट के साथ अगर मेथी की पट्टी लगाते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे। टीसीएम का ट्रीटमेंट भी जरूर देना, चाहे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के लोग ट्रीटमेंट ये कर रहे हो उसके साथ भी आपको टीसीएम का ट्रीटमेंट देना चाहिए। क्लियर है? तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए फिर मैं दोबारा एक नोट आपको जो मैं हर बार बता रहा हूं कि राइट मेगा मेरिडियन को ऐड करना है। यहां पर भी हमें द ट्रीटमेंट ऑफ राइट मेगा मेरिडियन इज कॉमन फॉर ऑल द स्पाइनल प्रॉब्लम, जिसमें मैं ये आपको बता चुका हूं कि राइट मेगा मेरिडियन पे हम इन्फ्रेंस निकाल के पॉइंट लगाएंगे 1 to 9, जो भी हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे पॉइंट चेक करके लगाएंगे। इसके अलावा मैं ये भी बता सकता हूँ कि आपको जब ईयर एक्यूपेंचर भी आप यूज कर सकते हैं, यानी कि ऑरिकुलर भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें निडल इस प्रकार लगानी है जैसे कि मैंने ये लगाई हुई है। यहाँ पर हम सुजोग निडल लगाएंगे। insert the Suzhou needles as shown in the picture without damaging the cartilage. That treatment trying the spine in straight position. After inserting needles, we should laying down horizontally या मतलब supine position में हमें वहाँ पे लेटना चाहिए इन ट्रीटमेंट को लगाने के बाद। तो आपका अगर ये ट्रीटमेंट करेंगे तो जरूर आपका काइफोसिस ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच। कल फिर हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद साथियों।